महाकारुणिक बुद्ध को सादर नमन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को सादर नमन। हम सबको धम्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे रहे परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी को सादर वंदामी और देश भर से जुड़े हुए आप सभी प्रबुद्ध साथियों को सादर नमो बुद्धाय। जैसे जैसे 18 मार्च नजदीक आता जा रहा है, निश्चित रूप से धम्मभूमि की टीम इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए, इस दिन की वर्तमान प्रासंगिकता को समझते हुए हमेशा की तरह एक और धम्म कारवां को बहुत उत्साह से आयोजित करने के लिए समर्पित हो रही है। और उसी कड़ी में पिछले दिनों जब आगरा में श्रद्धेय बंदे जी के कुशल नेतृत्व में, उनके सानिध्य में देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए प्रबुद्ध साथियों की धम्म कारवां आयोजन के संबंध में बैठक हुई, तो उसमें बहुत से निर्णय लिए गए और बहुत से साथियों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां भी दी गई। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा इसी विषय पर कर रहे हैं कि धम्मभूमि द्वारा 18 मार्च 2026 को, या फिर इस बार तो यूं कहा जा सकता है कि 17 और 18 मार्च 2026 को आगरा में जिस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, उसे सफल बनाने में, उसे व्यवस्थित बनाने में हम सभी की भूमिका क्या है, हम अपने दायित्वों का निर्वहन किस ढंग से करें, ये कार्यक्रम हमेशा की तरह अद्भुत हो, अद्वितीय हो। जब हम बहुजन महामानवों को देखते हैं तो दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट ढंग से समझ में आती है। पहली बात तो ये कि बहुजन समाज में जन्मे हुए जिस किसी भी महापुरुष ने समाज के उत्थान के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए काम किया, उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं अनंत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। उनके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे घटना स्थल लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल की तरह बन जाते हैं। जब हम महाकारुणिक बुद्ध को देखते हैं तो समझ में आता है कि लुम्बिनी में जिस जगह पर सिद्धार्थ का जन्म हुआ, वो आज पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे तमाम लोगों के लिए एक विशेष आस्था का, श्रद्धा का केंद्र बन गया। जिस स्थान पर सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त हुई, वो सम्यक संबुद्ध बने, वो स्थान भी निश्चित रूप से पूरी दुनिया में बहुत श्रद्धा की नजरों से, बहुत निष्ठा के भाव से देखा जाता है, सम्मान के भाव से देखा जाता है। जिस जगह पर सम्यक संबुद्ध ने पहली बार धम्म चक्र का प्रवर्तन किया, वो सारनाथ भी निश्चित रूप से दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और जिस कुशीनगर में महाकारुणिक बुद्ध महापरिनिब्बान को प्राप्त हुए, वो स्थान भी ठीक इसी तरह से जब हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन को देखते हैं तो ये बात समझ में आती है कि जिस जगह पर, मध्य प्रदेश की महू नाम की जगह पर जहां बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का जन्म हुआ, वो जन्मभूमि के रूप में पूरे देश में, दुनिया में जहां जहां बाबा साहब के विचारों में निष्ठा रखने वाले लोग रहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक श्रद्धा का केंद्र बनकर सामने आए। सितंबर 1917 में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जिस वडोदरा में वो ऐतिहासिक संकल्प लिया, वो स्थान 100 साल बाद भी, बल्कि हर गुजरते हुए साल के साथ और ज्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है संकल्प भूमि के रूप में। जिस जगह पर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो भी दीक्षा भूमि के रूप में पूरी दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद उनका अंतिम संस्कार जिस जगह पर हुआ, वो चैत्य भूमि भी निश्चित रूप से हम सभी के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गई है। हर एक घटना, हर एक स्थान जहां हमारे महामानवों ने कुछ विशिष्ट किया, समाज को दिशा देने का काम किया, वो सारी की सारी घटनाएं, वो सारे के सारे स्थान, वो सारे के सारे दिन, चाहे वो बुद्ध पूर्णिमा बन गए हो, या फिर आम्बेडकर जयंती बन गए हो, या फिर दीक्षा दिवस बन गए हो,
वो तमाम दिवस, तमाम घटनाएं, तमाम स्थान निश्चित रूप से हम सभी को प्रेरणा देने का काम करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण दिन आया। बहुजन समाज के इतिहास में वो महत्वपूर्ण दिन आया जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा में आए। और आज के वक्तव्य पर बात रखने से पहले जब मैं थोड़ी बहुत किताबें खंगाल रहा था, तो ये सवाल बार-बार मेरे दिमाग में आया कि हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थानों को, और अब तो वर्तमान सरकार ने लंदन में जिस घर में वो रहे, उस स्थान को भी, तो उन 500 स्थानों को बड़ा महत्वपूर्ण माना। लेकिन आगरा में जहाँ 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर आए, हम किसी शहर को जन्मभूमि कह रहे हैं, किसी को संकल्प भूमि कह रहे हैं, किसी को दीक्षा भूमि कह रहे हैं। तो हम आगरा को क्या कौन-सी भूमि कहकर संबोधित करें? बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से इस जगह का अटैचमेंट किस रूप में रेखांकित किया जाए? फिर जब हम धम्मभूमि के आंदोलन को देखते हैं, पिछले कई वर्षों से, बल्कि लगभग 1 दशक से भी ज़्यादा समय होने को है, जब श्रद्धेय बनते डॉक्टर कुंवर राव जी के कुशल नेतृत्व में देश भर के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले प्रबुद्ध उपासक-उपासिकाओं के सहयोग से, देश भर के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के सहयोग से, आगरा में 18 मार्च को आयोजित होने वाला धम्म कारवां निश्चित रूप से न केवल लोकप्रिय हुआ है, बल्कि पूरे देश को एक सुंदर और सार्थक संदेश देने की दिशा में भी इसकी उपलब्धियों को किसी भी रूप में कमतर नहीं आंका जा सकता। तो जब इतना विशिष्ट दिन है, आदरणीय बुद्धालंकार जी ने बात की 18 मार्च की सार्थकता के बारे में, श्रद्धेय भंते धर्मशील जी बोलते रहे 2 दिनों तक इस विषय पर। और जब ये इतना महत्वपूर्ण है, तो आगरा को क्यों न हम ये कह सकें कि वो जन्मभूमि की तरह, वो संकल्प भूमि की तरह, वो दीक्षा भूमि की तरह, उसे भी किसी एक विशिष्ट नाम से संबोधित किया जाए ताकि उसकी भी देश भर में पहचान बने। और जहाँ बाबा साहब ने 1956 तो बाद में आया, संभवतः अक्टूबर 1956, जब लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब लेते हैं। लेकिन 18 मार्च के दिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना कर रहे थे बुद्ध विहार में। ये निश्चित रूप से उस बड़ी क्रांति से पहले एक बहुत सुस्पष्ट संकेत था, एक बीजारोपण था आगरा की धरती पर कि यहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर न केवल समाज को एक नई दिशा दे रहे थे, बल्कि इसे भी उसी तरह से महत्वपूर्ण स्थान प्रदान कर रहे थे। तो आगरा को किस नाम से संबोधित किया जा सकता है, या प्रबुद्ध साथी सोचे, लेकिन इसकी भी एक पहचान होनी चाहिए, चाहे हम इसे कारवां भूमि कहें, जैसा धम्म कारवां धम्म भूमि के सानिध्य में प्रतिवर्ष होता है, या फिर किसी और नाम से संबोधित किया जाए, लेकिन ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। और यहाँ 18 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो संदेश दिया, वो आज भी समाज के हर एक व्यक्ति की दिशा तय करने का काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने उस संबोधन में जो बातें कही, उन विचारों को सुनकर, उन विचारों को पढ़कर न जाने कितने लोग प्रेरित हुए होंगे, प्रोत्साहित हुए होंगे, कितने ही लोग समाज कल्याण की भावना से राजनीति के क्षेत्र में उतर गए होंगे, कितने ही सामाजिक कार्यकर्ता बन गए होंगे, कितने ही बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणियां बन गए होंगे, और कितने ही लोग ऐसे होंगे जो तमाम प्रकार के बाबा साहब के मिशनरी कार्यों को सहयोग करने के लिए और ज्यादा प्रतिबद्ध हुए होंगे। तो ये तमाम चीजें इस बात की ओर इशारा करती है कि न तो 18 मार्च का महत्व कम है, न आगरा की उस भूमि का महत्व कम है, और निश्चित रूप से जिस सम्मान के योग्य बहुजन समाज ने बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन से जुड़े दूसरे स्थानों को समझा है, ठीक उसी तरह से, ठीक वैसा ही बर्ताव हमें आगरा और विशेष रूप से 18 मार्च के उस भाषण के संदर्भ में करना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम की गरिमा, इसका गौरव और बेहतर स्थापित होगा, और सार्थक ढंग से इसका संदेश दूर तक जाएगा। क्या बाकी लोग समझे या न समझे, बाकी लोग आगरा को, 18 मार्च के दिन को इस महत्वपूर्ण तरीके से समझ पाए कि न समझ पाए,
लेकिन धम्मभूमि निश्चित रूप से इस बात को बेहतर ढंग से समझती रही है और तभी हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं और एक से बढ़कर एक, हर बार किसी विशिष्ट उद्देश्य को समर्पित कार्यक्रम। बीमा कंपनियों की तरह हम 1 साल का आगे 31 मार्च तक इतनी राशि का प्रीमियम जमा करवाना है, ये टारगेट तो हम नहीं तय करते। लेकिन तब भी जो भी लक्ष्य तय किए गए धम्मभूमि के द्वारा, हो सकता है कि उनके ठीक-ठीक पैमाइश करने का कोई पैमाना हमारे पास न हो, लेकिन उनके प्रभाव निश्चित रूप से सकारात्मक ढंग से बहुत दूर-दूर तक हमने देखे हैं, महसूस किए हैं। और मैं आज के विषय पर बहुत व्यवस्थित ढंग से बात करूँ, एक आखिरी बात कहूँ, ये समझाने के लिए कि इस कारवां का महत्व क्या है। आप सबको याद होगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जब राज्य विधानसभा के चुनाव हुए और स्वाभाविक रूप से बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों में निष्ठा रखने वाले लोग जिस तरह की उम्मीदें लगाए हुए थे, हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से उस राजनीतिक दल की हार ने बहुत सारे लोगों को निराशा से भर दिया। और इतनी आश्चर्यजनक बात थी कि 11 या 12 मार्च को संभवतः चुनाव परिणाम आए थे। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश निराशा में डूबा हुआ और उसके 6-7 दिन बाद 18 मार्च को धम्मभूमि का ऐतिहासिक धम्म कारवां आयोजित होता है। और उसी दिन संभवतः उस कारवां में सम्मिलित होकर जब बस पकड़ने के लिए मैं किसी ऑटो में बैठकर निकला, तो वो ऑटो वाला, हम नहीं जानते कि वो किस समुदाय से संबंध रखता था, वो किस विचारिकी से संबंध रखता था। लेकिन उसने बड़ी मजेदार बात कही और मैं गर्व से भर गया उसकी बात को सुनकर। उसने कहा कि इतने सारे लोग इस ग्राउंड में आए हुए थे, इतने सारे लोग, इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, जबकि 1 हफ्ते पहले चुनाव का परिणाम आया था और इन लोगों की करारी हार हुई थी। ये सच में बहुजन समाज के लोग जो हैं बहुत जिद्दी हैं, बहुत जुनूनी हैं और इनका हौसला सच में बहुत कमाल का है। तो ये कारवां न केवल धम्मभूमि द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करता है, बल्कि समाज को हौसला देने का काम करता है, समाज में नई जान फूँकने का काम करता है। समाज और ज़्यादा प्रतिबद्ध होता है, उसे हौसला मिलता है, वो ज़्यादा संकल्पित होता है और उसमें नई चेतना का संचार होता है ये देखकर कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के नाम पर ये जो लोग काम कर रहे हैं, जिस कारवां को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो संख्या में कितने विशाल हैं, उनके सम्मेलनों का दायरा कितना बड़ा है। यहाँ आने वाले लोग देश भर से आते हैं। तो उस नैतिक संबल को देखते हुए हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि समाज को जो हौसला ये धम्म कारवां देता है, इस धम्म कारवां को देखकर पूरा समाज जिस तरह से रोमांचित होता है, गौरवान्वित होता है, वो न तो किसी पैसे से नापा जा सकता है, न भौतिक वस्तुओं से उसकी तुलना की जा सकती है। और समाज का ये हौसला निरंतर बना रहे, समाज और ज़्यादा प्रेरित होकर अपने उत्थान के लिए खुद को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए निरंतर काम करता रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस धम्म कारवां के न केवल इसमें सहभागी बने, बल्कि बढ़-चढ़ कर इसमें सहयोग भी करें। तो स्वाभाविक रूप से ये सब सुनने के बाद हम सबके मन में सवाल आया कि हमारी भूमिका क्या है? हम कैसे सहयोग कर सकते हैं इस कार्यक्रम में? तो बहुत ही संक्षेप में मैं 2 बिंदुओं पे बात कर रहा हूँ। पहला बिंदु ये कि जब भी 14 अक्टूबर का दिन आता है, धम्म दीक्षा दिवस आता है या जब भी 14 अप्रैल का दिन आता है, या 6 दिसंबर का दिन आता है, पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाले साथी और दूसरे लोग भी जो सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के पोस्टर्स, उनके स्लोगन्स, उनके विचार, वो जगह-जगह पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगते हैं, उनके बारे में चर्चाएँ करने लगते हैं, गोष्ठियाँ होने लगती है, सभाएँ होने लगती है, सम्मेलन होने लगते हैं। तो क्या हम 18 मार्च के दिन से पहले भी ठीक यही मुहिम शुरू कर सकते हैं? विशेष रूप से जब वहाँ इतना बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो क्यों नहीं हम इसके प्रचार-प्रसार को
इतना व्यापक बना दें, जितना 14 अप्रैल का दिन का होता है, जितना 6 दिसंबर के दिन का होता है, जितना 14 या 15 अक्टूबर का दिन होता है, तो देश भर के लोगों तक ये संदेश जाएगा कि 18 मार्च निश्चित रूप से बड़ी अद्भुत दिन है। हम इस कार्यक्रम के पोस्टर्स को, पंपलेट्स को और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के भाषण को भी, और विशेष रूप से धम्मभूमि ने प्रकाशित भी किया, एक कारवां के अवसर पर वितरित किया गया। उस ऐतिहासिक भाषण पर चर्चाएं शुरू करें और लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि यही वो दिन है जब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर हम सबको एक जिम्मेदारी सौंप कर गए, हम सबको एक उत्तरदायित्व देकर गए कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमें समाज के लिए करना क्या है और किस तरह से करना है और क्यों करना है। तो अगर हम बहुत व्यापक स्तर पर एक अभियान बनाकर इस पर चर्चाएं करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या फिर धरातल पर हो, तो निश्चित रूप से 18 मार्च का एक बहुत ही सशक्त संदेश लोगों तक जाएगा। लोग और ज्यादा उत्सुक होंगे इस बात को जानने के लिए कि 18 मार्च को आखिर आगरा में हो क्या रहा है। 18 मार्च 1956 को आखिर बाबा साहब ने ऐसा कौन सी बात कही थी कि वो अपने आप में एक अद्भुत घटना बन गई है, जिसे आज देश भर से आए हुए लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम सब की ये है, हम जो भूमिका निभा सकते हैं वो ये है कि जिस तरह से 23 सितंबर के दिन को, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर के दिन को हम जितनी व्यापक स्तर पर लोगों के बीच चर्चाएं करते हैं, उसके पोस्टर्स शेयर करते हैं और लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये दिन बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन में इस घटना की वजह से महत्वपूर्ण है, तो ठीक उसी तरह से 18 मार्च के संदर्भ में भी और विशेष रूप से इस कार्यक्रम को लेकर, कि प्रचार प्रसार को लेकर धम्मभूमि ने पंपलेट्स छपवाए 18 मार्च 2026 का जो कार्यक्रम होना उसके लिए। जब भी हम किसी से मिल रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आप सभी ये काम कर रहे होंगे कि वो पंपलेट भेंट कर और इनवाइट कर रहे होंगे बहुत से प्रबुद्ध साथियों को। एक महत्वपूर्ण काम ये हो सकता है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर जितना ज्यादा हम लिखेंगे, इस विषय में चर्चाएं करेंगे, और आज से 10 साल पहले आप जाएंगे, 15 साल पीछे जाएंगे, तो आप देखेंगे इन चीजों को कि बहुत कम स्पेस था उन जगहों के लिए, इन विषयों पर बातचीत करने के लिए। लेकिन जब से लोग जागृत हुए, एक बाढ़ सी आ जाती है 14 अप्रैल के दिन। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को मानने वाले भी, उन्हें नहीं मानने वाले भी, सब लोग उनके नाम पर चर्चा कर रहे होते हैं, उनकी फोटो शेयर कर रहे होते हैं। तो ठीक वही बात, जितना श्रद्धेय बंते जी जैसा अक्सर कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर हम जिस किसी भी चीज को बार बार दोहराएंगे, बार बार प्रचार प्रसार के लिए उतरेंगे, तो वो उतनी ही प्रगाढ़ता के साथ समाज के बीच स्थापित होगी। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी छोटी छोटी सभाएं की जा सकती है, छोटे छोटे कैडर लिए जा सकते हैं ये समझाने के लिए कि इस दिन का महत्व क्या है। हर बार तो ऐसा होता है कि बड़े बनते जी स्वस्थ होते हैं, तो जनवरी और फरवरी के महीनों में देश भर में अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम हो रहे होते हैं। तो जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है, स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो उन कार्यक्रमों के बहाने श्रद्धेय भंते जी अपने वक्तव्य के अंत में, अपनी देशना के अंतिम हिस्से में सामने बैठे हुए लोगों को इनवाइट कर लेते हैं कि आज से कुछ दिन बाद 18 मार्च को आगरा में कार्यक्रम होना है, आप सभी वहां भी पधारे। लेकिन इस बार चूंकि श्रद्धेय भंते जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा और वो उस तरह से कार्यक्रमों के लिए फील्ड में नहीं है, तो ऐसे में इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हम सब उपासक उपासिकाओं के कंधे पर है। यद्यपि धम्मभूमि से जुड़े तमाम भिक्षु भिक्षुणियां जो है बहुत प्रतिबद्धता के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन तब भी हम सब की जिम्मेदारी भी इस बात में है निश्चित रूप से कि हम इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार में सहभागी बने, चाहे पंफलेट्स के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से हो। एक जिस किसी भी कार्यक्रम में आपको जाने का अवसर मिलता है, वहां यदि बोलने का अवसर मिलता है, तो बहुत प्राथमिकता से, चूंकि ये दिन नजदीक आ रहा है, हम इस बात को स्पष्ट करें कि 18 मार्च के दिन का महत्व क्या है और धम्मभूमि किस तरह से इस दिन को आगरा में
एक ऐतिहासिक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करती है हर साल, और इस साल भी होने जा रहा है। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका तो इस कार्यक्रम के और इस दिन के प्रचार प्रसार की है कि हम इसे जितना ज्यादा लोकप्रिय बना पाए, जितना ज्यादा हम सघनता के साथ लोगों तक इस विचार को पहुंचा पाए, उतना ही ये विचार, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सार्थक है। दूसरी भूमिका, दूसरा दायित्व क्या हो सकता है, जिम्मेदारी क्या हो सकती है? तो दो तीन छोटी छोटी चीजें वहां पे है। हमें इस कार्यक्रम के सफल संचालन में, आयोजन में सहयोग करना है। एक सहयोग के प्रचार प्रसार का था ही। दूसरा सहयोग निश्चित रूप से वो है कि हमारी खुद की उपस्थिति वहां पे रहती है या नहीं रहती है। अगर हम ये चाहते हैं कि जिस फील्ड में हम हैं, जिस जगह पर, जिस गांव या शहर में हम हैं, और वहां से 2, 5, 7, 10 लोग जाएं, उपासक उपासिकाएं जाएं, नए लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करें, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि वो सारे के सारे साथी आपके कहने से जाएंगे, ऐसे में यदि आप खुद नहीं जा पा रहे हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत से नए लोग भी नहीं जाना चाहेंगे। तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आप खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें, सपरिवार उपस्थित रहें, और उसके बाद आपके एरिया से जो जो साथी जाने के इच्छुक हैं, उनसे पहले से संपर्क करके, उनकी लिस्टिंग करके, चाहे उनके ट्रेन के माध्यम से सीट बुक करवाने की बात है, या बस के माध्यम से आना है, या फिर व्यक्तिगत रूप से उस ग्रुप के लिए ही एक बस करनी है, जिस किसी भी फॉर्मेट में सुविधा हो, उस हिसाब से खुद का और अपने टीम साथियों का आना वहां सुनिश्चित करें। क्योंकि हमारी उपस्थिति निश्चित रूप से इस बात की गवाही देती है कि हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के उस ऐतिहासिक भाषण से सदप्रेरणा लेते हुए कम से कम पढ़े लिखे धोखेबाज नहीं बन रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के धम्म कारवां को, उनके कारवां को पीछे ले जाने वाले लोगों में नहीं है। हम उन लोगों में नहीं है जो बातूनी अम्बेडकराइट है, बल्कि धरातल पर काम भी करते हैं, जब जब अवसर आता है उसे सिद्ध भी करते हैं। तो दूसरी महत्वपूर्ण जो सहयोग हो सकता है, जिम्मेदारी हो सकती है, वो ये है कि हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें, सपरिवार उपस्थित रहें, और इसके साथ साथ जिन किन्हीं साथियों को हम ले जाना चाहते हैं उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करें। और प्रयास इस बात का भी करना है कि नए लोग ज्यादा से ज्यादा सहभागी बने। क्योंकि जो जा चुके हैं, जब पहली बार कोई जाता है तो उसके मन में एक आकर्षण ये भी रहता है कि आगरा जा रहे हैं तो ताजमहल देख लेंगे। लेकिन जो एक बार जाकर ताजमहल देख चुका हो, उसके मन में तो वो आकर्षण भी नहीं रहा है। तो अंततः वहां जो लोग आएंगे, तो वो उस विचार से जुड़ाव वाले साथी ही आ पाएंगे लंबे समय तक लगातार। तो ऐसे साथियों की सूची बनाते हुए, उन्हें प्रेरित करते हुए, आपने क्या सीखा इन कार्यक्रमों से, इस धम्म कारवां में लगातार उपस्थिति से, पिछले कार्यक्रमों से समाज को क्या फायदा हुआ? चाहे वो महिलाओं के सम्मेलन रहे हो, धम्म कारवां रहा हो, व्यापार के बारे में रहा हो, युवाओं को समर्पित रहा हो तंबू का बम्बू के रूप में, या फिर बौद्ध आचार संहिता को लेकर, बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ को लेकर, वो तमाम तरह की जो भी उपलब्धियां धम्म कारवां के कार्यक्रम की रही हैं, वो समझाते हुए दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उपस्थिति को लेकर है। खुद की उपस्थिति, अपने परिवार के सदस्यों की उपस्थिति, और आपके क्षेत्र से अधिकतम साथियों की उपस्थिति। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से कार्यक्रम बहुत अद्भुत होगा और बहुत सफल भी होगा। तीसरी जिम्मेदारी निश्चित रूप से वो आर्थिक सहयोग से जुड़ी हुई है। जब भी हम कोई बड़ा आयोजन करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमें बजट की जरूरत पड़ती है। अब बात चाहे खाने पीने की व्यवस्था की हो, इस बार तो कार्यक्रम 17 और 18 मार्च 2 दिन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बजट कुछ बढ़ जाएगा। तो ऐसे में खाने की व्यवस्था हो, बिस्तरों की व्यवस्था हो, क्योंकि 17 तारीख की रात को लोग रुकेंगे, और बहुत सारी व्यवस्थाएं, उन तमाम चीजों पर धन खर्च होना है। तो हमेशा की तरह जो प्रबुद्ध साथी राशन के सामान से सहयोग करना चाहते हैं, या फिर हमारे पड़ोस से कोई करना चाहता है, चाहे वो आटा दे कि दाल दे या चावल दे या तेल के रूप में, तो उस लिहाज से भी हमें अपनी दानशीलता का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की व्यवस्थाएं करनी है। दूसरा सहयोग ये है कि हम हर वर्ष की भांति इस बार भी
आर्थिक सहयोग मांग रहे हैं ताकि कार्यक्रम की दूसरी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से संपादित हो सके। हमने जो पोस्टर्स छपवाए, पंपलेट्स छपवाए, तो बहुत सारे जो धर्मभूमि के प्रतिनिधि हैं उन तक कार्यक्रम के लिए रसीदें भी पहुंची होगी, ताकि आसानी रहे लोगों को कहने में, और जो नए लोग हैं उनका भरोसा भी बना रहे कि हम कुछ दे रहे हैं और ये राशि जो है निश्चित रूप से धर्मभूमि तक पहुंचेगी, उस कार्यक्रम में काम में आएगी। ये हो सकता है क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग साथियों से बात करते हुए कुछ साथियों का ये कहना रहता है कि जब हम नए लोगों के पास जाते हैं या पुराने साथियों के पास जाते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जो दूसरे संगठनों में काम कर रहे हैं, तो उनकी प्रतिक्रियाएं कई बार नकारात्मक रहती है। और मैं तो बहुत सरल शब्दों में आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि हमें 20 या 40 रसीदें मिली मुश्किल से अपने गांव या शहर के लिए, अपने पूरे जिले के लिए। हम जिस किसी के दरवाजे जाकर बैठेंगे, स्वाभाविक रूप से तमाम तरह के लोग होंगे। कुछ वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में तो गहन निष्ठा रखते हैं, लेकिन महाकारुणिक बुद्ध से दूरी बनाए हुए हैं। कुछ वो जो महाकारुणिक बुद्ध या धम्म की बात तो करते हैं, लेकिन किसी और प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर कर रहे हैं, तो वो धम्म भूमि को एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखते हैं। संभव है कुछ ऐसे भी हो जिन्हें न बाबा साहब से कुछ लेना देना है, ना धम्म से कुछ लेना देना है। इन तमाम तरह के लोगों से मिलते हुए कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आती है, बहुत सारे लोग सहभागी हो भी जाते हैं, और हमें किसी से बहस करनी भी नहीं है। सहज मन से जो सहयोग करना चाहें, और अगर बहुत सलीके से कार्यक्रम के महत्व के बारे में, इस दिन की उपयोगिता के बारे में, इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में हम ठीक ढंग से समझा पाए सामने बैठे हुए आदमी को, तो फिर कोई वजह नहीं बचती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस आमदनी के 5% हिस्से को समाज के लिए देने की बात करते हैं, धर्म की व्यवस्था स्थापित करने के लिए देने की बात करते हैं, कई बार तो बहुत गंभीरता से सोचता हूं तो समझ में आता है कि जिस आदमी को 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, और यदि वो अपनी आमदनी का 5% हिस्सा देना चाहे, तो संभवतः 2500 रुपये होते हैं हर महीने। और यदि वो 2500 रुपये हर महीने दे, तो एक साल में कायदे से उसे 30,000 रुपये समाज के लिए निकालने चाहिए। तो ऐसे में यदि कोई आदमी 300 रुपये देकर, 3,000 रुपये देकर, और ये कहता हो कि कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा क्या, बार बार पैसे क्यों मांगते हो, तो बेईमानी सबसे बड़ी तो वो खुद कर रहा होता है कि बाबा साहब जिस 5% की बात कर रहे थे, उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा उसने समाज के कल्याण के लिए खर्च किया है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से साथी होंगे जो सहयोग करते हैं और बहुत निस्वार्थ भाव से करते हैं। मैं ऐसे दर्जनों साथियों को जानता हूँ जो कभी धम्मभूमि के कार्यक्रमों में नहीं आए, सिर्फ इस बात से प्रभावित होकर कि सदैव बंदे जी जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो समाज की दिशा बदलने वाला है, और वो बहुत खुले मन से सहयोग करते रहे हैं। तो ऐसे सकारात्मक दृष्टिकोण वाले साथियों का आप अप्रोच करेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत से साथी निकल कर आएंगे। हो सकता है वो कह दे कि हम जा तो नहीं पाएंगे लेकिन सहयोग कर देंगे। हो सकता है कि कुछ और युवा साथी आना चाहें, कुछ बेरोजगार साथी आना चाहें, जिनके पास ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं हो, बस के टिकट के पैसे नहीं हो। तब ऐसे प्रबुद्ध साथियों से जो खुद नहीं आ पा रही हैं लेकिन सक्षम है, उनको कहकर या उनका सहयोग लेते हुए हम ये काम कर सकते हैं कि उनकी दान राशि से, उनके सहयोग से कुछ दूसरे साथियों का वहां आना सुनिश्चित कर लें। लेकिन जितनी प्रतिबद्धता के साथ, जितने समर्पण के भाव के साथ ऐसा नहीं हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ जिम्मेदारी सौंपी गई और हमने उस जिम्मेदारी को मेज की किसी दराज में बंद कर दिया है, और 18 मार्च से 3 दिन पहले हम खंगाल रहे हैं कि वो रसीद बुक कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई।
थोड़ी सी जिम्मेदारी के भाव के साथ, थोड़े से समर्पण के साथ, ज्यादा न सही, कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन आज से ही यदि आप इस कार्यक्रम के लिए देना शुरू कर देंगे, चाहे फोन के माध्यम से किसी से संपर्क करें या व्यक्तिगत रूप से मिलकर करें, तो निश्चित रूप से हम जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो धम्म कारवां है वो वृद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलीगढ़ में जो विहार बनना है उसको समर्पित है। तो स्वाभाविक है कि देश भर से बहुत से भिक्षु भिक्षुणियां भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम की सफलता ही इस बात का प्रतिबिंब बनेगी कि अलीगढ़ में जिस सेवा विहार की नींव रखी जानी है वो कैसा होगा। तो इस कार्यक्रम में हम सब की सहभागिता, हम सब का सहयोग, हम सब की उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करेगी। तो आर्थिक सहयोग के मामले में भी, चाहे राशन की बात हो या फिर नगद धनराशि के सहयोग की, हमें थोड़ा जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ, मैं आखिरी बात कहूं, अभी कुछ समय पहले एक व्यवस्था विशेष के लोगों ने अपने एक बहुत बड़े धार्मिक स्थान का निर्माण किया और उस निर्माण के लिए उन लोगों ने जो कैंपेन चलाया देश भर में आर्थिक सहयोग के लिए, मैंने कई जगहों पर ऐसा देखा कि जो अपने आप को बहुत कट्टर अम्बेडकराइट कहते थे, जो अपने आप को बहुत निष्ठावान बुद्धिस्ट कहते हैं, वो लोग रसीदें ले लेकर उनके पास भी चले आए, जबकि वो इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि लोग दूसरी व्यवस्था के नाम पर कभी कुछ नहीं देते हैं। लेकिन तब भी उनकी गुस्ताखी देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, ये जानने के बाद भी कि यहाँ से कुछ नहीं मिलना है, उल्टा 2-4 गालियां मिल सकती है, वो लोग वहां वहां चले गए। किस लिए? संभवतः ये बताने के लिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम विपरीत विचार वाले लोगों को भी सहभागी बना रहे हैं। जिन लोगों की कोई निष्ठा नहीं है इस विचार में, हम उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो फिर हम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का नाम लेने वाले दूसरे लोगों के पास क्यों नहीं जा सकते? बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर या महाकरुणिक बुद्ध के धर्म की बात करने वाले समाज के ही दूसरे साथियों के पास क्यों नहीं जा सकते? कुछ नए लोग तलाशते हुए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करते हुए, यदि हम बहुत सुदृढ़ रणनीति के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस बात की पूरी संभावना है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक आखिरी बात ये कि कार्यक्रम 2 दिन का होना है, तो स्वाभाविक है कि कुछ वॉलंटियर्स चाहिए। बुद्धा पीस वॉलंटियर कहकर संबोधित करते हैं, तो ऐसे युवाओं को भी लिस्टेड किया जा सकता है जो 4-5 दिन पहले वहां जा सके और व्यवस्थाओं में काम करने में हाथ बंटा सके। जो साथी वहां जाते हैं 1-2 दिन पहले, वो इस बात को बेहतर ढंग से जानते हैं कि रात के 1-1 बजे तक बड़े बंते जी किस तरह से, कभी किसी एक विहार में कि आप लोगों ने खाना खा लिया क्या, कभी दूसरे विहार में कि यहाँ पानी की पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं है, ये देखते हुए घूमते रहते हैं। तो जितने ज्यादा वॉलंटियर्स हमारे पास है, जितने ज्यादा युवा उन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए वहां पे है, 18 मार्च के दिन तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं एक श्रोता की तरह। लेकिन वॉलंटियर्स चाहिए पहले व्यवस्थाएं करने के लिए, ताकि जब 18 मार्च को लोग आए, 17 मार्च को लोग आए, तो न उन्हें बैठने की दिक्कत हो, न पानी पीने की दिक्कत हो, न वो ये शिकायत करे कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, उन्हें ये कहने का अवसर भी न मिले कि स्टेज पर ठीक से पोस्टर नहीं दिख रहा था, या फिर इस जगह पर किताबों की स्टॉल नहीं थी, या फिर ये व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो जो जो संभावनाएं नजर आती है कि इस काम को ऐसे किया जाना चाहिए, इस काम को इस रूप में किया जाना चाहिए, वो तमाम काम हम खुद वहां उपस्थित होकर करवाने में सहभागी बने, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम और बेहतर हो सकेगा। तो यही बातें थी, मैं फिर बहुत संक्षेप में रिपीट करूं। पहली जिम्मेदारी, पहला काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि धम्म कारवां
के प्रचार प्रसार में, चाहे पंपलेट्स के माध्यम से, इनविटेशन के माध्यम से, सोशल मीडिया कैंपेनिंग के माध्यम से, या फिर पर्सनली मिलते हुए, छोटी छोटी सभाएं करते हुए, इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम सब अपने कंधों पर लें। दूसरी बात कि हम अपना अधिकतम सहयोग करें। सहयोग राशन के सामान का, सहयोग धन का, सहयोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति का, और सहयोग वॉलंटियर्स को वहां भेजकर व्यवस्थाओं को ठीक ठीक संपादित करवाने में। ये सब काम करेंगे तो निश्चित रूप से पिछले वर्षों की भांति जो धम्म कारवां आयोजित हुए धम्मभूमि की तरफ से, ये धम्म कारवां भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा, अद्भुत होगा, और समाज को नई दिशा देने का काम करेगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना हो, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। किसी साथी को कुछ पूछना हो या फिर कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हम चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धेय